क्योंकि आज जो टॉपिक है वो सिर्फ जनरल टॉपिक्स हैं, मतलब एसएचएम के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इधर उधर वाले। तो पहले इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है, अगर हम स्प्रिंग का मास कंसिडर करते हैं तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क आता है। अभी तक जो भी हम लोगों ने आर्टिकल्स करे थे उनमें स्प्रिंग का मास कंसिडर नहीं किया था और तब टाइम पीरियड का रिजल्ट निकाला था। अब स्प्रिंग में अगर मास कंसिडर करते हो तो टाइम पीरियड का क्या रिजल्ट आएगा, ये आज का टॉपिक है। तो पहले तो ये याद दिलाए कि जब मासलेस स्प्रिंग लेते हो, मासलेस वाली स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग जिसमें कोई मास नहीं होता, स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है और इसके साथ कुछ मास m लगा देते हो, तो इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ m बाय k है। यही होता है इसका। यस सर। यस सर। ठीक, आज आपको करना ये है कि अगर स्प्रिंग में भी मास होता तो इस टाइम पीरियड के रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है। स्प्रिंग में मास होता तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ता है, ये आज आपको डिस्कस करना है। देखो, उसके लिए ना एक और क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी पहले, तब उस कंसेप्ट की तरफ जा पाओगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके अंदर हमने 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्ट की हैं। आइडेंटिकल मतलब इनकी नेचुरल लेंथ कॉमन है, जितनी नेचुरल लेंथ इसकी है उतनी ही नॉर्मल लेंथ इसकी है, उतनी ही नॉर्मल लेंथ इसकी है। मतलब मार्केट से 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स परचेज करके लाए, एक जैसी स्प्रिंग्स है, लेंथ वाइज भी और कांस्टेंट वाइज भी, और इनसे हमने कुछ मास अटैच कर दिया, एम मास अटैच किया। तो टाइम पीरियड तो इसका निकाल सकते हो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग करके। तीनों का अगर इफेक्टिव कांस्टेंट निकालोगे तो कितना बनेगा। 3 स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं, के और तीनों सीरीज में लगा दिए गए हैं अगर तो सर k/3 k/3 टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और सेकंड स्प्रिंग के बीच का जो ज्वाइंट पॉइंट है, इसको J1 का नाम दे देते हैं, और सेकंड और थर्ड स्प्रिंग के बीच का जो ज्वाइंट पॉइंट है J2। पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम इस मास m को x डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव करते हैं, ये वाला मास अगर x डिस्टेंस फॉरवर्ड जाए तो फिर हमारा J1 पॉइंट कितना डिस्प्लेस करेगा और J2 पॉइंट कितना डिस्प्लेस करेगा। ये जो मास है अगर ये x डिस्टेंस फॉरवर्ड जाता है तो इसकी वजह से पॉइंट J2 में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा और पॉइंट J1 में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये फाइंड आउट करना है। बताइएगा। सर अगर J2 में x1 आएगा तो J1 में x - x1 आएगा। क्या बात है भाई। बट ये भी बता दो मालिक, वो x1 कितना होगा। भाई अगर हम ये मास x डिस्टेंस लाते हैं तो पॉइंट J2 अपने प्रीवियस पॉइंट से मान लेते हैं x2 आगे आया, और पॉइंट J1 अपने प्रीवियस पॉइंट से मान लिया x1 आगे आया। तो क्या रिलेशन बनेगा x1 x2 का इसके साथ, इस x के साथ। प्रश्न समझ में आया आप लोग को, प्रश्न जो पूछा जा रहा है। यस सर। तो उत्तर बताएं इसका। ये भाई इतना सन्नाटा क्यों है यार, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। नो सर। अगर तुम्हारी तो आवाज आ रही है, बाकी लोग क्या कोमा में चले गए क्या, क्या हो गया उन लोग को, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। रिलेशन पता है, लेंथ नहीं आ रही। तो
ये बताओ, अच्छा कोई बात नहीं, ये लेफ्ट स्प्रिंग कितनी इलोंगेट हुई है इसके हिसाब से जो कुछ देख रहे हो, अगर ये पॉइंट J1 जो है x1 आगे गया तो ये इलोंगेट कितना हुआ, x1 तो ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा और कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट, x1 लेफ्ट x1 साइड, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड kx1 लेफ्ट साइड पर kx1। ठीक, मिडिल वाली स्प्रिंग कितनी इलोंगेट हुई है, इलोंगेशन इन दिस x2 मिडिल स्प्रिंग, सर x2 हाँ जी, x2 minus x1 x2 minus x1 मिडिल स्प्रिंग के दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, मिडिल वाली स्प्रिंग का राइट वाला पॉइंट x2 डिस्टेंस आगे गया है और लेफ्ट वाला पॉइंट x1 अगर आगे गया है तो इसके लेंथ में जो चेंज आएगा वो x2 माइनस x1 का आएगा। इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि नहीं, yes sir. sir यस सर yes sir इत्तेफाक, yes sir तो ये कितना फोर्स लगाएगा, kx2 minus x1 kx2 minus x1 राइट साइड में, राइट साइड पर k टाइम्स x2 माइनस x1, और इधर वाले ज्वाइंट पॉइंट पर भी फोर्स लगेगी, सर सेम फोर्स लेफ्ट साइड में, सेम फोर्स आएगी k टाइम्स x2 माइनस x1। सर दूसरी साइड राइट साइड के x2 अब तीसरी वाली स्प्रिंग कितना एलोंगेट हुई, x2 x x minus x minus x2 x minus x2 तो पगलाए हो क्या, राइट स्प्रिंग में भी सेम चीज नहीं हो रही है, इसका राइट वाला एंड x डिस्टेंस आगे जा रहा है और लेफ्ट वाला एंड J2 x2 डिस्टेंस आगे आया है, तो ये एलोंगेट कितना हो रहा है, x minus x2 x माइनस x2, तो उस हिसाब से ये फोर्स लगाएगा, तो इसकी फोर्स यहाँ पर जो काम करेगी वो लगेगी k टाइम्स x माइनस x2, और मास के ऊपर भी इतनी ही फोर्स आएगी k टाइम्स x माइनस x2। अब ये बताओ, हम लोगों ने सर एक बार ये आखिरी वाला, सर ये मास में क्यों लगेगी x माइनस x2 उस जॉइंट पे, थोड़ा बता सकते हैं? मास स्प्रिंग के कांटेक्ट में है तो स्प्रिंग का फोर्स तो इस पे भी लगेगा। नहीं सर वो तो लगेगा सर, लेकिन x माइनस x2 क्यों? अरे तो जिस स्प्रिंग के ये कांटेक्ट में है उसी के एलोंगेशन की तो फोर्स आएगी इस पर, ये मास राइट वाले स्प्रिंग के कांटेक्ट में है तो जितना राइट वाला स्प्रिंग एलोंगेट करेगा उसी एलोंगेशन में k मल्टीप्लाई करके इस पर फोर्स दिखाओगे। ठीक सर ठीक। बाकी हम लोगों ने ये कहा है कि जितने ज्वाइंट होते हैं, मतलब जो ज्वाइंट पॉइंट्स होते हैं, इन पर हमेशा फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो J1 पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस करोगे, यानी कि k टाइम्स x1 मस्ट बी इक्वल टू k टाइम्स x2 माइनस x1। और J2 वाले ज्वाइंट पर भी हम इन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, यानी k टाइम्स x2 माइनस x1 इज ऑल्सो इक्वल टू k टाइम्स x माइनस x2। ठीक है, बोलो भैया तक हाँ सर यस सर yes sir Yes, sir. क्या रिलेशन बना इसके हिसाब से फिर, x1 plus x2 is equal to x ठीक है, देखो एक रिलेशन बनेगा x1 x2 और x के बीच में, एक रिलेशन डेवलप कर जाओगे x1 x2 और x के बीच में। x1 plus x is equal to 2x2 सारे k कैंसिल करो, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर माइनस x1 है, तो एक 2x1 एक आ जाएगा 2x1 बराबर x2, इन दोनों को लेकर के फर्स्ट और सेकंड टर्म, मतलब इन दोनों टर्म्स को यूज करोगे तो बनेगा आपका x1 बराबर x2 बाई 2, और इन दोनों को यूज करें, इन दोनों को, सेकंड और थर्ड वाले को, मिडिल वाले को और लास्ट वाले को, इन दोनों को, 2x1 is equal to x2 2x2 माइनस x1 इक्वल टू x, और x1 की वैल्यू यहाँ रखो, x1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, x1 बराबर x2 बाई 2 यहाँ रखो, 3/2 x2 is equal to x1 तो
कुल मिलाकर के x2 कितना बन रहा, 2x/3 2/3x. और x1 कितना बनेगा, x/3 x/3। ठीक है जेपी गैन जी। अब हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि तीनों स्प्रिंग्स मेरी आइडेंटिकल थी, तो इस वॉल से J1 वाला पॉइंट अगर L डिस्टेंस पे है तो इसी वॉल से J2 वाला पॉइंट कितने दूर है। अगर तीनों स्प्रिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल ली थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में, फ्रॉम दिस वॉल पॉइंट J1 2L और M वाला मास इससे कितनी दूर है, 3L 3 है। अब क्या पैटर्न क्या बन रहा, इस वॉल से 3L डिस्टेंस वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x है, इस वॉल से 2L डिस्टेंस पर जो पॉइंट J2 है उसका डिस्प्लेसमेंट x2 वो 2x/3 है, और इस वॉल से L डिस्टेंस पर पॉइंट J1 का डिस्प्लेसमेंट x1 x/3 है। तो क्या पैटर्न बन रहा, डिस्प्लेसमेंट का एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल का। इस वॉल से 3L डिस्टेंस वाला पॉइंट उसका डिस्प्लेसमेंट आप x लिख रहे हो, इस वॉल से 2L डिस्टेंस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2x/3 लिख रहे हैं, और इस वॉल से L डिस्टेंस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x/3 कर रहे हैं। कोई पैटर्न बन रहा क्या यहाँ पर? इफेक्टिव कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे अगर L का कोएफिशिएंट से तो उसके रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट के अरे सिंपल पैटर्न बन रहा भाई, थोड़ा पवित्र मन और पवित्र आंखों से देखने की कोशिश। सर रेशियो सेम आ रहा है L का, डिस्टेंस ऑफ वॉल का रेशियो सेम आ 1/3 रहा हो है। रहा है हर बार हाँ यहाँ। हाँ, ये बताओ J2 और इस मास की, ये वाला मास और ये J2, इनका वॉल से जो डिस्टेंस है उनका क्या रेशियो बन रहा है? 3/2। 3/2। अच्छा, और इस मास का डिस्प्लेसमेंट और J2 के डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो बनेगा? 3:2 इस मास का डिस्प्लेसमेंट है x, m का डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, और J2 का डिस्प्लेसमेंट 2x/3 हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास m डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ J2 3:2 3:2, and distance of this mass from the wall divided by distance of J2 from the wall। 3:2 तो इसका मतलब ये कॉमन चीज नहीं बन गई, ये कॉमन पैटर्न नहीं आएगा इसके अंदर कि वॉल से डिस्टेंस का रेशियो और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो सेम आ रहा है। बताओ भाई, नहीं तो फिर से बोले। यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ दिस मास m फ्रॉम द वॉल, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, हो सकता है तुम लोग, डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम वॉल। सर हाँ जी, सर वो एक्चुअली आवाज कट गई थी अब। अरे आ जाएगी कभी कभी। डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम द वॉल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ J2 फ्रॉम वॉल, क्या बन रहा है ये रेशियो बताओ, एक बार लिख देते हैं, आप समझ में आएगा। 3:2 3:2, और मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ m अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ J2, ये क्या बन रहा है देखो। 3:2. हाँ, m का डिस्प्लेसमेंट x था और J2 का डिस्प्लेसमेंट x2 था, लेकिन x2 की वैल्यू 2x/3 है, मतलब दिस इज x डिवाइडेड बाई x2, और ये रेशियो भी 3:2 आ रहा है। यही एक कॉमन पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। अभी क्लियर हुआ, अभी भी डाउट है कोई? सर क्लियर हो गया।
ठीक है, पैटर्न क्लियर? यस सर ओके, अब आप मुझे बताओ, अगर ऐसा है, अगर ये बात हो रही और है, अगर क्या हो ही रहा है, तो अगर ये मास v स्पीड पर चल रहा होगा किसी टाइम पर, इसकी वेलोसिटी v होगी, तो क्या J2 भी v स्पीड पर चलेगा? नो और सर क्या J1 भी नो v सर स्पीड पर? सर स्पीड 2/3v डायरेक्टली पे चलेगा प्रोपोर्शनल होगी J2। सर लेंथ के। ऑब्वियसली जब डिस्प्लेसमेंट इनके सेम नहीं आ रहे, तो किसी भी मूवमेंट पर इसकी वेलोसिटी, J2 की वेलोसिटी और J1 की वेलोसिटी भी सेम नहीं आएंगी, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जी सर। राइट, अब हम इसको यूज करेंगे मैसिव स्प्रिंग के डेरिवेशन में। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये जेई मेंस का क्वेश्चन भी है, पहले बता दूं आपको, मेंस का, एडवांस का भी नहीं, जिसको बिल्कुल तुच्चा समझते हो तुम लोग। ठीक है, ये मास m अटैच हो गया और स्प्रिंग का अपना एक मास दे रखा उन्होंने, स्प्रिंग का मास डिफाइन कर दिया उन्होंने, सपोज दैट कैपिटल ms फॉर स्प्रिंग मास। और जेई का जो क्वेश्चन था और उसी का एसएचएम का भी क्वेश्चन है कि अगर इस मास m के पास v स्पीड हो तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। स्पीड जो दी गई है, ये स्पीड ये इस मास की है ऑफ स्मॉल m, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ये मास चलेगा तो स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी चलेंगे। अगर ये मास आगे बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है स्प्रिंग में जो पार्टिकल्स है वो भी आगे बढ़ेंगे, इनमें भी कुछ एनर्जी आएगी। आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो ये जो पार्टिकल है इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, पार्टिकल की तो काइनेटिक एनर्जी आप अलग से निकाल ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो हम डायरेक्ट वैसे भी हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रॉब्लम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को कैलकुलेट करने में। स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है और ना ही वो पार्टिकल है। हाफ एम वी स्क्वायर इज फॉर पार्टिकल, स्प्रिंग इज नॉट अ पार्टिकल। हाफ एम वी स्क्वायर इज फॉर द रिजिड बॉडी, स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है। इसमें ये कंसेप्ट लगाओ। अगर हम ये मान लें कि स्प्रिंग की टोटल लेंथ कैपिटल एल है, टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कैपिटल एल, और इस वॉल से एक्स डिस्टेंस पर, इस वॉल से एक्स डिस्टेंस पर हमने स्प्रिंग का एक पॉइंट चूज किया, अ पॉइंट ऑफ स्प्रिंग एट स्मॉल एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। ये पॉइंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा ये बता दो आप। इस पैटर्न को अगर आप समझ गए होंगे तो पिछले एग्जांपल से अगर ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। शुभंकर जी एक मिनट, कुछ शुभंकर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही मेरे को लगता है। सर x/lv LV ज्ञान जी ठीक है, हाँ। अगर ये पैटर्न समझ गए होंगे पिछले एग्जांपल में तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसमें एंटर करने से पहले एग्जांपल कराया ताकि ये बात समझ जाए आपको। वॉल से जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इस पॉइंट और आगे वाले पॉइंट के वेलोसिटी का भी रेशियो बनेगा। सर x3/n मतलब यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी कुछ, हाँ, vx डिनोट कर दूं, vx मान ले, तो रेशियो बिटवीन द टू वेलोसिटीज एंड द रेशियो बिटवीन द टू डिस्टेंसेस नियरली सेम, मतलब नियरली कह रहा हूं, सेम आएंगे, प्रोवाइडेड हुक्स लॉ वर्क कर रहा हो। प्रोवाइडेड, और हुक्स लॉ हम ये मान के चलेंगे कि हुक्स लॉ यहाँ पर वर्क कर रहा है, और हम ये भी मान के चलेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूरे स्प्रिंग के किसी भी सेगमेंट के लिए सेम रहेगी। सर सर सिस्टम का क्या पूछा था आपने? काइनेटिक एनर्जी।
So 1/6 ms v square plus half mv square. हाँ वो ठीक है, 1/6 का टर्म आएगा, तो बनकर शायद 1/8 कह रहे थे। भैया अब बता दो जरा इस मेथड के हिसाब से यहाँ पर क्या वेलोसिटी लिखे? इनकी वेलोसिटी का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम आना चाहिए। xv by l। तो ये वेलोसिटी हो गई x by l मल्टीप्लाइड बाय v। और अगर यहाँ पर मैं स्प्रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा नन्हा मुन्ना सा dx लेंथ का ले लूं, ठीक है, स्प्रिंग का नन्हा मुन्ना dx, उसका मास कितना होगा? पूरी लेंथ l का मास अगर ms है तो इसकी mdx by l। m by l dx। m by l dx मास हो गया इनटू हाफ, और ये मास इतनी स्पीड पर चल रहा है, इसका स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी इस dx मुन्ना के पास होगी, मतलब dx पार्टिकल के पास। तो पूरे स्प्रिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये शायद अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा इसको, और उस इंटीग्रेशन में x की लिमिट, वेरिएबल x की लिमिट जो जाएगी वो 0 से लेकर के टिल l तक। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर लें, अरे ये वेलोसिटी जो है x/lv क्यों हुई? अरे भैया मैंने 2 बार 3 बार बोला मैंने यहाँ पर, इसीलिए, और मैं वैसा बोलता हूँ वहीं पर स्टॉप करो, नहीं समझ आ रहा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं बार बार बोला, ये लिखा भी इसीलिए कि जो रेशियो वेलोसिटी का आएगा, यानी कि vx by v, रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी इज सेम एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस। इससे आ रहा हूँ। ओके सर, आगे चलेंगे। अच्छा, थोड़ा एक्चुअली स्पीड का प्रॉब्लम हो जाता है ना लेक्चर। ये आंसर आ रहा है स्प्रिंग की एनर्जी का, यस सर। यस सर। 1/6 ms v स्क्वायर, और पार्टिकल का हाफ mv स्क्वायर। तो सिस्टम का कितना हुआ? दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर लो। तो एंटायर सिस्टम इज नाउ हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे, पार्टिकल और स्प्रिंग को ऐड करेंगे। मैं उसमें क्या करने जा रहा हूँ, 1/2 और स्मॉल m प्लस ms डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी स्क्वायर। क्या ये सही लिखा गया है? यस सर। पार्टिकल और स्प्रिंग के एनर्जी का समेशन इतना ही आएगा। बोलो, इन दोनों को ऐड करके ही तो बनेगा। यस सर। यानी कि m प्लस ms बाई 3 इज नाउ अ टाइप ऑफ इफेक्टिव मास। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मैं इस पूरे झंझट से बाहर आ जाऊं और मैं एक मासलेस स्प्रिंग ले लूं, तो ऑब्जेक्ट का मास m। एक मासलेस स्प्रिंग ले लूं, लेकिन उसके साथ एक पार्टिकल अटैच करूं जिसका मास m प्लस ms बाई 3 हो, तो क्या ये दोनों सिस्टम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल सिस्टम नहीं बन गए? यस यस सर। एनर्जी इस सिस्टम में है, वही एनर्जी इस सिस्टम में भी आएगी अब। और मासलेस स्प्रिंग्स के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे पता है। तो यहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इफेक्टिव मास m प्लस ms बाई 3 बाय के and divided by k। ये बात सही है? यस सर। यस सर। सही है भाई, सही है, डर कहाँ रहे हो? सही है। यस सर। पूछने का तरीका ही मेरा ऐसा है, कुछ क्या कर ले। ठीक है, एक तो चेहरा डरावना है और पूछने का तरीका भी वैसे ही है, दोनों बातें। तो
अब मैं आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये रिजल्ट स्प्रिंग के किसी भी मास के लिए वैलिड होगा? किसी भी मास के लिए, मतलब स्प्रिंग का मास 0 कर दे तब भी? यस सर। Yes, sir. sir. तो एक काम करो ना, स्प्रिंग इनफाइनाइट मास के लेकर के आते हैं, ठीक है? टाइम पीरियड कितना होगा? Infinity. इन्फिनिटी। क्या इसका कोई फिजिकल मतलब है? सर यानी कि Infinite अगर है। पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, जो ऊपर वाला केस है, तो कभी हाँ। वापस नहीं लौट के आएगा अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। तो डिस्प्ले, इसका मतलब वो ऑसिलेट करेगा ही नहीं। नहीं Yes, सर। sir. सर इसका मास हो जाएगा, हिलेगी ही नहीं स्प्रिंग। इनफाइनाइट मास मतलब परफेक्ट रिजिड बॉडी हो गई। यस सर। सर। इतनी रिजिड बॉडी की उसके अंदर वाइब्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चे, सही है ना आंसर इसका मतलब? यस सर। यस बिल्कुल, सर। हाँ। Yes, sir. इसकी बिल्कुल बस एक लिमिटेशन ये है कि हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एक सर्टेन एलोंगेशन के बाद, ये इलास्टिसिटी की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी रबर को, स्प्रिंग को अगर आप एक ब्रेक कर देती है। लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दोगे तो टूट वो, जाएगा। हाँ मतलब वो रीस्टोर करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है उसकी। तो इलास्टिक पॉइंट होता है शायद वो। हाँ हाँ राइट। तो बस वो मतलब हुक्स लॉ वैलिड रहना चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान रखना, हुक्स लॉ वैलिड रहे। ठीक है, ये जो 1/6 ms/v² है इसकी बात कर रहा हूँ, ये जेई मेन का क्वेश्चन है भाई। 2014 में या 16 में ऐसे कुछ। इवन नंबर्स बड़े खतरनाक होते हैं, इवन नंबर्स के पेपर जो आते हैं ना वो बड़े अजीब आते हैं। ऑड नंबर वाले फिर भी ठीक आते हैं पेपर। तुम लोग का कौन सा है? सर Even ऐसा मत कहिए सर। अरे अरे भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक और प्रॉब्लम, क्या स्प्रिंग से अटैच मास का ऑसिलेशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक होगा? क्वेश्चन ये है, इज एवरी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक? अगर इनफाइनाइट मास हुआ तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन ये है, क्या दुनिया में जितने भी ऑसिलेशन स्प्रिंग वाले हो रहे हैं क्या वो सब सिंपल हार्मोनिक है? नो सर। नो। नहीं है। तो अब आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। एवरी ऑसिलेशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो डिफरेंस क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में और सिर्फ ऑसिलेशन में? क्या फर्क है? सर ऑसिलेशन केवल 2/4 होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक भी होना पड़ता है ऑसिलेशन के साथ साथ। राइट नहीं, हाँ वो बिल्कुल सही बात है। मतलब देखिए, आप ये कह सकते हो कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इज एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन, कह सकते हो, इज वन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन। यस सर। मतलब अगर ऑसिलेशन यूनियन सेट है तो एसएचएम उसका एक एलिमेंट है सिर्फ। एवरी एसएचएम इज ऑसिलेशन बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट एसएचएम। इज नॉट एसएचएम। ऐसे मेंटल एबिलिटी में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको क्या है। अगर ऑसिलेशन में, अगर ऑसिलेट करते वक्त ये कंडीशन मीट आउट हो रही हो, इफ ड्यूरिंग ऑसिलेशन आप ये कह दें कि जो नेट फोर्स डेवलप हो रही है वो माइनस ऑफ kx के फॉर्म की है। नेट फोर्स हैज अ फॉर्म ऑफ माइनस kx, फोर्स का ये फॉर्म है अगर, तो फिर ये ऑसिलेशन एसएचएम भी है। लेकिन अगर ऑसिलेशन के टाइम पर फोर्स इससे कुछ अलग है, उसका फॉर्म इससे अलग है, तो वो ऑसिलेशन हो सकता है लेकिन एसएचएम नहीं हो सकता। एसएचएम के लिए मैंडेटरी कंडीशन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए, यहां पर डिग्री 1 आनी चाहिए। अगर कहीं पर
अगर कहीं पर ड्यूरिंग ऑसिलेशन नेट फोर्स हैज अ फॉर्म समथिंग लाइक -kx क्यूब, या कोई भी और डिग्री आ जाए, यहाँ पर 1 के अलावा कुछ आ जाए, कोई भी डिग्री आ जाए, तो ये ऑसिलेशन तो कहलाएगा बट एसएचएम नहीं कहलाएगा। ये टू एंड फ्रो मोशन इसमें भी होगा, टू एंड फ्रो मोशन इसमें भी होगा। एक तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और यही चीज आप टॉर्क में भी बोल सकते हो बच्चे लोग, टॉर्क में कि इफ नेट टॉर्क इज -k थीटा, तो ये एंगुलर एसएचएम होगा, अदरवाइज ऑसिलेटरी होगा, एसएचएम नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं सिंपल पेंडुलम को बड़े एंगल से रिलीज करूं, बड़े एंगल से, तो वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा या सिंपल हार्मोनिक करेगा? वो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी करेगा, क्योंकि टॉर्क के डेरिवेशन में साइन फंक्शन है। साइन थीटा आता था, थीटा नहीं आता था। अभी एक डाउट है कि सर ये एक्स क्यूब क्यों लिया मैंने, एक्स स्क्वायर नहीं लिया मैंने यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म स्किप किया हुआ है जानबूझ करके। मैं बोल रहा हूँ ऑड नंबर की पावर्स आ सकती हैं, इवन नंबर पावर्स पे ऑसिलेशन नहीं पॉसिबल है। एक्चुअली आप ये क्या बोलते हो, जब एफ नेट बराबर -kx बोलते हो तो क्यों ये ऑसिलेट करता है और एक्स स्क्वायर पर ऑसिलेट क्यों नहीं करेगा? एक्स क्यूब पर करेगा, x⁴ पे नहीं करेगा। सर एक्स स्क्वायर में ऐसा फोर्स की इसलिए डायरेक्शन क्योंकि सेम होगी। सर ऐसा इसलिए Position क्योंकि नहीं होगा। पोजीशन 3 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स से रिपीट होती क्यूब है। में होगी तो नहीं, वो भी रीजन है, माइनस सुनो, प्लस हो सकता माइनस प्लस का रीजन है। x = 0, फोर्स कितना आएगा? अगर पहला वाला कंसेप्ट लो आप, F = -kx, x को 0, F 0। हम ये मानते हैं कि k पॉजिटिव नंबर है, ये मानते हैं कि k इज अ पॉजिटिव नंबर। हाँ जी, अब अगर x पॉजिटिव है, k भी पॉजिटिव है, और ये माइनस इनका वेलकम करने के लिए सामने खड़े हैं, तो f की वैल्यू नेगेटिव साइड पर आएगी। यानी कि जैसे ही आप पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाओगे, फोर्स नेगेटिव साइड पे लगेगा। और जब हम नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव x साइड पे चलो आप, x को नेगेटिव करो, तो फोर्स पॉजिटिव साइड पे लगेगा। क्या यही ऑसिलेशन के लिए नहीं चाहिए आपको कि इधर जाए तब भी फोर्स अपोज करे और इधर जाए तब भी फोर्स अपोज करे? तभी तो टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर पाएंगे। बोले यस सर। यस सर। क्या ऐसा ही एक्स क्यूब के साथ भी होगा, ऑड नंबर फंक्शन? यस सर। यस सर। यस सर। क्या एक्स क्यूब में एक्स का साइन चेंज करने पर फोर्स का साइन चेंज होगा? यस सर। स्क्वायर फंक्शन होता है अगर यहाँ पर, और मैं एक्स का साइन प्लस से माइनस कर दूं, हमेशा माइनस ही रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदल पाएगा। जबकि एसएचएम के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों तरफ फोर्सेस अपोजिट साइड पर होनी चाहिए। अब समझ में आया स्क्वायर मतलब ऑड नंबर की सॉरी इवन नंबर पावर्स क्यों नहीं हो सकते यहाँ पर? यस सर। ठीक, और उसमें भी अगर यहाँ पावर 1 है तो ये एसएचएम है, पावर 1 के अलावा कुछ है तो ऑसिलेटरी तो है, एसएचएम नहीं है। और मजे की बात एक और बताऊं आपको, अगर वो एसएचएम होगा तो रिकॉल करना, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड कहा गया था। यस सर, टाइम पीरियड सेम रहता है। लेकिन अगर वो एसएचएम नहीं है तो फिर टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड भी करेगा। ये डिफरेंस कह सकते हो आप एसएचएम और ऑसिलेशन के बीच का।
सर ये स्टेटमेंट एक बार और बोल दीजिए। देखिए, ऑसिलेशन एक बड़ी फैमिली है, उस बड़ी फैमिली के कई छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने मेंबर्स हैं। एक मेंबर उसमें से कौन है? एसएचएम, जिसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हम उसी ऑसिलेशन को एसएचएम कहेंगे जिस ऑसिलेशन के अंदर फोर्स का ये वाला फॉर्म दिखेगा आपको। अगर फोर्स का फॉर्म -kx है ड्यूरिंग एनी ऑसिलेशन, then that oscillation will be known as simple harmonic oscillation. In that case, time period independent of amplitude of oscillation. ये ऑलरेडी एसएचएम की पहली या दूसरी क्लास के अंदर ये पॉइंट पर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था इसके बारे में। बट अगर ऑसिलेट करते वक्त नेट फोर्स -kx के अलावा किसी और फॉर्म की है, तो हो सकता है कि पार्टिकल मेरा टू एंड फ्रो ऑसिलेट करे, लेकिन एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो वो टाइम लेगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितनी दूर तक गए थे, मतलब कि आपका एम्पलीट्यूड क्या रहा था। ओके सर। अब एग्जांपल दिखाता हूं। हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हटा दें फिर आपको समझाते हैं। एक स्प्रिंग हम ले, एक रॉड ले, हम सपोज करें एक रॉड हमने यूज की और उसके साथ हमने एक मास अटैच किया जो रॉड के ऊपर स्लाइड कर सकता है, रॉड पर स्लाइडिंग मोशन कर सकता है। तो ये एक फिक्स रॉड है। इस फिक्स रॉड के चारों तरफ हमने एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक स्लाइडर जो आगे पीछे आप स्लाइड कर सकते हो, और इस स्लाइडर से मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर दी। उसका कांस्टेंट k है, उसकी नेचुरल लेंथ l है, और इस मास m को हम लोगों ने x का डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया। क्या ये मास पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा? अगर स्प्रिंग से बांध दिया इसको तो क्या ये चलता ही रहेगा यहाँ पर? और आइडियल कंडीशंस है, फ्रिक्शन नहीं कुछ सर, नहीं है, आगे पीछे होगा वो। ऑसिलेट करेगा। यस सर। यस सर। अब आप बताओ, अगर ये x डिस्टेंस आगे आया तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगी, बता दो। अगर ये x अमाउंट आगे आ गया हो और स्प्रिंग इससे बधी हुई है तो स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी, और ये एलोंगेटेड स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स भी एक्सर्ट करेगी। पहली बात, स्प्रिंग की लेंथ कितनी बन जाएगी? अब अगर ये लेंथ इसकी L थी और मास √L² + x²। ये बन गया, राइट। कितना एलोंगेट हुआ ये? सर √L² + x² -L। -L। भाई ये नॉर्मल लेंथ है, ये इंक्रीज होने के बाद की लेंथ है, तो इंक्रीज्ड लेंथ माइनस नॉर्मल लेंथ, ये इसका एलोंगेशन होगा, और उस एलोंगेशन के रिस्पेक्ट में ये इस मास के ऊपर एक फोर्स F लगाएगा यहाँ पर। सो फोर्स बाय द स्प्रिंग विल बी K, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे तो K इनटू इसका जो एलोंगेशन है, which can be written as √L² + x² माइनस ऑफ x। लेकिन ये फोर्स इसके मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर रॉड के अलोंग स्लाइड कर रहा है तो हमें Fs का वो कंपोनेंट देखना पड़ेगा जो इसके मोशन को रिटार्डेट कर रहा होगा। तो अगर हम ये मान लें, मतलब थीटा एंगल यहाँ मान ले, तो Fs का कौन सा कंपोनेंट इस स्लाइडर के, इस स्लाइड करने वाली बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा होगा? यहाँ Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, यानी इस साइड पर Fs cos थीटा लगेगा।
इसको आप रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट रिटार्डेट होगा। और एफएस के साइन थीटा वाले कंपोनेंट का क्या होगा, वो कौन बैलेंस करेगा उसको? सर नॉर्मल। सर जो रॉड से नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लगेगा। तो एफएस कॉस थीटा इज द रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स आ गई, इसको मैं कह रहा हूं एफ रीस्टोरिंग। या ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ये मास ऑसिलेट करेगा। और माइनस में क्यों लगाऊंगा यहाँ पर अब? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है। राइट। तो अब मैं माइनस एफएस की वैल्यू जो भी है ये रखेंगे, और साथ में cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से वो हो जाएगी x डिवाइडेड बाय अंडर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये पूरा फोर्स माइनस के एक्स फॉर्म का है? यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है। Is it in the form of minus k into x? सर वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नहीं होना चाहिए? यस सर। माइनस एल यार, मिस्टेक हो गई। यस सर। माइनस एल होगा। क्या ये माइनस के एक्स, क्या ये माइनस के एक्स का फॉर्म का है? सिंपल ये बताओ। Is it in form of minus times के एक्स? कहाँ? आप कहोगे है तो माइनस के इंटू एक्स, तो उसके अलावा भी तो एक्स के टर्म आ रहे। मतलब जब मैं ये कह रहा हूं कि माइनस के एक्स का फॉर्म हो, तो मतलब ये है ये एक्स सिर्फ यहीं पर होना चाहिए, बाकी कहीं भी एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए आपके एक्सप्रेशन में। माइनस के और एक्स तो आ गया, इसके अलावा भी तो एक्स के टर्म्स आ रहे हैं आपके पास, ये नहीं होने चाहिए थे। आंसर हुआ नो, नहीं माइनस के एक्स का फॉर्म नहीं है ये। तो ये मास ऑसिलेट करेगा, लेकिन इसके ऑसिलेशन को हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक है। Form of minus kx means the factor small x should only be in the numerator part, not in the denominator part, and numerator में भी x एक ही बार होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर या और किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। बोल भी ये लो, आपको यहाँ तक की बात अगर समझ आ गई। यस सर। यस सर। तो ये that means the motion will be oscillatory but not simple harmonic. It is oscillation but it is not simple harmonic. वो सिंपल वर्ड ही इसलिए लिखा गया था बच्चा उसमें, वो सिंपल, उसमें क्या सिंपल था? Why it is called simple harmonic? एक्स का एक ही टर्म आ रहा है। एक्स की डिग्री 1 है। एक्स का डिग्री 1 है, तभी तो सिंपल था वो। ये सिंपल है, ये फंक्शन सिंपल दिख रहा है आपको। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कॉम्प्लेक्स। जहाँ देखो वहाँ x, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स है, राइट। बट एक काम ये कर सकते हैं, कभी कभी ख्याल आता है जो, कि अगर x को नेग्लेक्ट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू l, if x is very small as compared to the l, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या बनेगा? सर वो एल प्लस एक्स स्क्वायर एल बन जाएगा। आंसर बताओ बालक। जीरो। हाँ सर जीरो हो जाएगा। क्या ये बात सही लग रही है? हम कह रहे हैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं ना, थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे
तो स्प्रिंग तो एलोंगेट हो ही जाएगी, थोड़ी सी ही सही, थोड़ी सी ही सही। तो फोर्स 0 तो नहीं आएगा, बहुत कम आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। सर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो टेंडिंग टू 0 और 0 में बहुत फर्क है। यस सर बहुत लोग ये निगलेक्ट कर देते हैं ना। अच्छा जी, एक काम करो, जेई मेन की रैंकिंग लिस्ट में परसेंटाइल पता है आपको डेसिमल के कितने प्लेस तक आती है? सर 9 प्लेस। 9। तो ये रही एक परसेंटाइल 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5 करके। और वहीं पर एक दूसरे कैंडिडेट का परसेंटाइल है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 4। कितना डिफरेंस है? सर 0.0000001। डेसिमल के बाद 7वें प्लेस पर एक नंबर आ रहा है, तो ऐसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस परसेंटाइल पर इंजीनियरिंग कॉलेज की लास्ट सीट फुल हो गई। अब बताओ इस डेसिमल के 7th प्लेस पर जो डिजिट आएगी उसकी कोई इंपॉर्टेंस है उस बच्चे के लिए या नहीं है? तो है सर। कहाँ है? आप तो बहुत टेंडिंग टू 0 का डिफरेंस है इनमें। लेकिन उस टेंडिंग टू 0 के डिफरेंस से उसकी तो पूरी लाइफ खत्म। मतलब तो टेंडिंग टू 0 हर जगह नेग्लेक्ट नहीं होता, सिचुएशन देख के नेग्लेक्ट होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। वहीं पर ये परसेंटाइल मान लो टॉपर का है फॉर एग्जांपल, और सेकंड टॉपर जो है उसका परसेंटाइल है 99.234678 जेई मेन वाले टॉपर से ये कहते हैं यार कि तुम 5 की जगह 4 कर लो अपना। कोई ऑब्जेक्शन हो इसको? नहीं सर। क्या फर्क पड़ता है, अभी भी टॉपर है। तो इसके लिए यहाँ पर एक डिजिट बदलने का कोई नेग्लेक्ट कर देगा ये। कहने का मतलब ये है कि आप एक स्मॉल क्वांटिटी नेग्लेक्ट करोगे कि नहीं करोगे ये तो आपके हालात पे डिपेंड करता है भाई। आपके लिए हो सकता है 10 रुपए की कोई वैल्यू ना हो, एक रिक्शा चलाने वाले के लिए 5 रुपए की भी वैल्यू है। मतलब कि ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे नहीं ली जाती है जैसे आप लेने की बात कर रहे हो कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, दयावान बन जाएंगे। ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पर एक अलग टाइप का अप्रोक्सीमेशन काम करता है जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और वो कुछ ऐसा होता है कि इफ यू हैव 1 + y to the power n and this y is a very small value, it is 1 + approximately n called as right binomial approximation. तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनने जा रही है, -k × x, ये √L² + x² से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास बचेगा 1 - L डिवाइडेड बाय √L² + x²। देन बचेगा -kx, 1 माइनस डिनोमिनेटर से L² को बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर L आएगा, ये L और ऊपर वाला L कैंसिल हो जाएंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये टर्म 1 + x² डिवाइडेड बाई L² टू दी पावर -1/2 आएगा? यस सर। इस स्टेप से ये वाला स्टेप आप देखो जरा एक बार, L² बाहर निकालो, कैंसिल कर जाएगा ऊपर के L से, और फिर लिख सकते हैं इसको, बोलिए। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक, अब लगाओ यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसके साथ, इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बन जाएगा -kx इन ब्रैकेट 1 -
बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में ये पावर y के आगे आ जाती है, तो पावर -1/2 इस x²/L² के आगे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर, शायद वो 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाए। शायद ये 1, x³/2l²। अब आपके पास रिजल्ट हो जाएगा -kx³/2l²। इसका मतलब इस मास पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा वो -kx³/2l²। क्या ये फोर्स -kx फॉर्म का है? नो सर, नहीं, नो सर। नो सर। क्यूब फॉर्म का है। तो ऑसिलेट होगा SHM में। माइनस के SHM नहीं होएगा, फॉर्म सर। का है। even if the x is very small, it will not perform a simple harmonic motion. कुछ किताब में, नाम नहीं लूंगा, और ये कुछ कोचिंगों के पैकेजेस में लिखा हुआ है, बता रहा हूँ, that for a very small oscillation, every oscillation is simple harmonic. सामने एग्जांपल है भाई, आप x को कितना भी छोटा कर दोगे, SHM तो ये जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमेशा यहाँ लीनियर फंक्शन कभी आएगा ही नहीं, ये इतना कॉम्प्लेक्स फैक्टर। ठीक है बच्चे, यस सर। अब सुनो इसके बाद की कहानी क्या है। इसके बाद की कहानी ये है कि ऐसे, ये नोट कर लिया, हटाएंगे इसको हटाएंगे अगर आपने नोट कर लिया हो तो। नोट कर लिया। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा। हाँ लिख ले, आप जो कुछ लिखना है लिख लें, क्योंकि इसको इरेज करेंगे डायग्राम को। लिख लिया सर। ठीक, मतलब पूरा इरेज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ये ना, क्वेश्चन तो यही रहेगा, थोड़ा सा। बस एक सेकंड। अब आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग इस मास को, ये जो मास अटैच था, हम क्या कर रहे हैं, इसको x0 डिस्टेंस या a डिस्टेंस आगे ले गए और यहां से मोशन स्टार्ट किया मैंने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। इस मास को a डिस्टेंस राइट ले जा करके और यहां पर इस मास को हमने छोड़ दिया। अब जाओ जहां जाना है तुमको। तो ये मास इस पॉइंट से यहां तक आने में जो टाइम लेगा, ये इस a पर भी डिपेंड करेगा। अगर यहीं पर मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट होती और मेरी प्रॉब्लम कुछ ये होती कि स्प्रिंग से मैंने मास अटैच किया, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से, और इसको a डिस्टेंस आगे पुल करके और स्टार्ट कर दे, a डिस्टेंस पुल करके स्टार्ट करेगा, मतलब स्प्रिंग को एलोंगेट करके और छोड़ दे। नेचुरल लेंथ से a डिस्टेंस आगे ले गए और यहां से कहा कि जाओ जी लो जिंदगी अपनी। ये नेचुरल लेंथ तक आने में कितना टाइम लेगा? एलोंगेशन की स्टेज से नेचुरल लेंथ तक जाने में ये कितना टाइम लेगा? फ्रॉम द एलोंगेशन टिल द नेचुरल लेंथ कितना ऑसिलेशन हुआ वो? टोटल टाइम पीरियड से t/4। t/4।
मतलब this from the elongation stage to the natural length, right? The time will be 1/4 of total time period, which is 2 pi root of m by a. क्या उसमें ये डिस्टेंस कहीं मैटर कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा। और इसका भी एक एग्जांपल दिया था हमने, मुझे याद है, आपको ये बात समझाने के लिए भी एग्जांपल दिया था मैंने कि आप छोटा एम्पलीट्यूड रखो ऑसिलेशन का या बड़ा एम्पलीट्यूड रखो ऑसिलेशन का, एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट तक, एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट तक जाने का टाइम फिक्स होता है। यस सर, बताया था आपने। याद है ना बाकी लोग को भी ये चीज? Yes, sir. चाहे लो एम्पलीट्यूड हो चाहे हाई एम्पलीट्यूड हो, एक्सट्रीम टू मीन टाइम उतना ही लगेगा आपको। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एसएचएल की। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट तक जाने का टाइम एक्सट्रीम और मीन के बीच की डिस्टेंस यानी कि एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड कर रही होगी। तो हर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट नहीं है। सिंपल हार्मोनिक का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। बात को समझने के लिए यहां पर फोर्स किस टाइप का मिला था मुझे? इस एग्जांपल में कैसा फोर्स मिला था मुझे? एफ एस cos थीटा। नहीं, मतलब एक्स का फॉर्म क्या था? जैसे यहाँ पर क्यूब, फोर्स क्यूब। क्यूब। तो अब आप देखना, अगर फोर्स -k और x टू द पावर n फॉर्म का है, n मान लेते हैं, क्यूब छोड़ो, कोई n मान लो आप, तो टाइम पीरियड 3 बातों पे डिपेंड करेगा। अगर ये n1 नहीं है तब, क्योंकि अगर ये n1 हो गया तो ये सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। आंसर ऑड भी होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन k पे तो करेगा, बिकॉज k का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। नेचुरल सी बात है कि मीडियम की इलास्टिसिटी पर टाइम पीरियड डिपेंडेंट होना ही चाहिए। आप थोड़ा सा नॉन मैथमेटिकल सोच के देखो चीजों को, साइंस की नजर से। क्या इलास्टिसिटी मीडियम की इंपॉर्टेंट नहीं है किसी सिस्टम के ऑसिलेट करने में? सर है। तो k पे तो डिपेंड करेगा ही। यस सर। मास पर भी करेगा, क्योंकि ये इनर्शिया को इंडिकेट करता है। यस सर। और अब आपसे कहा जा रहा है कि ये एम्पलीट्यूड पर भी करेगा। इनकी पावर। यहाँ पर हम काफी दिनों के बाद डायमेंशंस का यूज करने जा रहे हैं कि एक फॉर्मूला डायमेंशनली कैसे डिराइव किया जाता है। तो टाइम पीरियड अगर इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू, जिन पर वो डिपेंडेंट है उनकी कुछ पावर्स मान लेते हैं, डेरिवेशन बाय डायमेंशंस, क्योंकि कैलकुलस से डिराइव करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। वो कैलकुलस से भी जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है। बट अब आप बताओगे जरा, लेफ्ट साइड की डायमेंशंस क्या बनेंगी? ये टाइम, लेफ्ट साइड अगर टाइम लिखा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड M0 T1 T1, ये लेफ्ट साइड हो गया। और आरएचएस देखो, डायमेंशंस ऑफ k यहां से निकालो, k की डायमेंशन क्या बनेगी? यहाँ पर फोर्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की पावर n है, तो k का क्या डायमेंशन होगा? फोर्स की डायमेंशन MT-2। एक मिनट, फोर्स हो गया भाई बच्चा है, MLT-2 तो फोर्स होगा ना? सर MT-2 नहीं होगा बच्चा, ये x की पावर n लगा हुआ है। ओके सर। तो k की डायमेंशन कैसे आएगी? फोर्स की डायमेंशन को डिवाइड करना होगा तुम्हें x टू द पावर n, L raised to the power n से डिवाइड करना है। l टू द पावर n नहीं आएगा इसमें नीचे। और अगर हम k का डायमेंशन निकालें और इसकी पावर x मान लेंगे, मास की डायमेंशन तो सिंपली m टू द पावर y, और एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस यानी कि लेंथ l टू द पावर z। अब आप दोनों तरफ के पावर्स को कंपेयर करो, मतलब इधर
मास m की पावर और इस तरफ जो मास के टर्म्स आ रहे हैं उनके पावर, इधर l की पावर, इधर l की पावर, इधर t की पावर और इधर t की पावर, और x y z की वैल्यू देखो। सर x माइनस 1/2 है। और देखते जाओ, Z तो 0 है। सर y 1/2 है। x माइनस 1/2, y 1/2 और z 0 देखो। ये l टू दी पावर n है भैया, इसमें नजर देखे रहना। ये सर तभी वही देख रहे हैं। बोलो जी। x और y सही है ना तुम्हारे त्रिपाठी जी? जो पंडित, है पंडित जी कहाँ चले गए? गायब हो गए। बाकी जनता बताओ यार। ये सर एक्स एंड वाई तो यही आ रहा है। z देख लो जरा। Z आ रहा है सर हाँ, z one- प्लस n। x की वैल्यू आपने सही बताई है, z की वैल्यू सही, y की वैल्यू सही बताई है, z की वैल्यू बताओ। 1 minus n n by 2 minus r 1 by 2. 1 minus n whole by 2. 1 माइनस n बाय 2। कंफर्म कर दें तो आगे हम आगे प्रोसीड यस कर सर, जाएं। इसलिए Yes, n 1 sir. होता तो z 0 हो जाता था। राइट, अगर ये सही आंसर है तो सही लग रहे हैं, वैसे तो सही लग रहे हैं। ठीक है, खौफ का माहौल है, बिल्कुल ऐसा, इतना खौफीला माहौल है ये सब। ठीक है यार, चलो अब आप बताओ, अगर n की वैल्यू 1 होती, मतलब f बराबर माइनस kx होता, तो ऑब्वियसली z की वैल्यू 0 आती, Yes, sir. और z की वैल्यू 0 आने का मतलब एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर n 1 नहीं है तो सर तो डिपेंड एम्पलीट्यूड करेगा। करेगा। क्यूब पे भी डिपेंड करेगा। यही समझा रहा था आपसे कि ऐसा नहीं है कि हर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट है। वो एसएचएम के अंदर ऐसे बड़ी खूबसूरत से पॉइंट है, इसीलिए उसको अलग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एसएचएम्स की हैं वो सबकी नहीं है। क्यूब वाले में क्या आएगा, यहाँ पर टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के प्रपोर्शन में जाएगा या इनवर्स प्रपोर्शन में जाएगा या स्क्वायर पे डिपेंड Inverse करेगा, में क्या जाएगा। होगा? inverse proportion Inverse proportion. क्योंकि यहाँ पर क्यूब आया था ना आंसर में, Yes, sir. तो 3 रख दो, n को 3 रख लो, n इक्वल टू 3, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 मतलब एम्पलीट्यूड के इनवर्स प्रपोर्शन में। क्या बात है, जितने बड़े एम्पलीट्यूड से बॉडी जाएगी उतनी जल्दी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगी। अजीब नहीं लग रहा ये सुन के? सर इतना अजीबोगरीब पॉइंट है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना कम टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम तक आने में। Yes, sir. ये क्या ऑब्वियस आंसर है या इंट्यूशन वाला आंसर है? अगर आपको तुक्का मारना होता तो क्या, मतलब कहीं से मन में ऐसी फीलिंग आती है कि बड़े एम्पलीट्यूड का टाइम कम लगेगा? Yes, नहीं sir. सर, कहीं से नहीं आती है चीज़। सपने में भी नहीं सोच पाओगे ये चीज, मतलब कभी नहीं सोच सकते कि यार ये क्या हो रहा है। और कभी ऐसा हो सकता है कि छोटे एम्पलीट्यूड और बड़े एम्पलीट्यूड का सेम टाइम आ रहा हो सकता है एसएचएम में।
तो बस SHM में हो सकता तो इसका मतलब ये चैप्टर इंट्यूटिव तो नहीं हुआ ना कि आप इंट्यूशन के बेसिस पर आंसर दो इसके कि मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई आपको ऐसा लगता है, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, नेचर और साइंस उससे नहीं मैच कर रहा। तो दो ही बातें हैं, ये तो आपकी हरकतें नेचुरल नहीं है, थिंकिंग नेचुरल नहीं है, या आप इस नेचर को बिलोंग नहीं करते, किसी और नेचर को बिलोंग करते हो। सर हाँ जी शुभंकर जी ठीक है। सर जो भी हमें Z के लिए समझाया फिर समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। कौन सा जेड? तुम डिस्कनेक्ट हो गए, समझ में कहाँ से आएगा? यस सर वही बात है। नहीं तो जेड सर वाला पॉइंट है जी। Z के में जो आपने बताया ना कि n की वैल्यू के लिए हम इंट्यूटिव नहीं हमें बता रहे थे, वो n की किस मैं वैल्यू ये की कह रहा हूँ, कह रहे नहीं थे नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोग के मन में एक थिंकिंग ये होती है कि जब बड़े डिस्टेंस से कोई बॉडी चलेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको ज्यादा डिस्टेंस पर ले जाके छोड़ूंगा तो लौटने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप? यस सर। कम डिस्टेंस पे छोड़ूंगा तो कम टाइम लगेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है यहाँ पर। आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे जाके जब छोड़ोगे तो जल्दी वापस आएंगे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम डिस्टेंस पे ले जाके छोड़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम तक लौटने में। उल्टा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब बन रहा था, n की वैल्यू 3 बन रही थी। n इक्वल टू 3 बनने का मतलब z की वैल्यू -1 बन रही, यानी एम्पलीट्यूड के इनवर्स प्रोपोर्शन में टाइम पीरियड जाएगा। मैं सिर्फ ये अलर्ट कर रहा हूं कि एसएचएम में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अंदाजा काम नहीं करता, आपका तुक्का काम नहीं करेगा। अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो अंदाजे से नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। सर एक चीज और थी कि आपने k की डायमेंशंस कैसे डिफाइन किए? इससे फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। ओके सर। फोर्स की डायमेंशन mlt -2 लिखा और MLT उसमें x -2 टू द पावर n से डिवाइड करके k की डायमेंशन निकाल दी। ओके सर। ठीक है जी, और आगे बढ़े। आज दो ही क्वेश्चन थे लेकिन दोनों अपने आप में जो है हटा दें आपकी नजरों के सामने ऐसे डरावने क्वेश्चन को। यस सर। जी सर हटाएं। यस जी, बुरे सपने को हटाया जाए। कभी कभी तो लगता है कि क्या सोच के हमने साइंस ले लिया था 11th में। 10th के मैथ के नंबर देख करके ये लगा था कि मैथ आसान होती है। सर बायो से तो फिर भी ऐसा है। हाँ ठीक है, आसान नहीं, आप जेई का प्रिपरेशन छोड़ दो तो फिर आसान हो जाएगी। यस सर, केवल बोर्ड के लिए तो होता ही बहुत आसान है, बहुत आसान। तब कहा इतनी माथापच्ची करनी, तुम सारे एक्स क्यूब हो जाओ चाहे एक्स स्क्वायर हो जाओ, हमसे मेरा क्या है? होता तो फिर लाइफ मजे में कटती सर। नहीं हाँ बच्चा, लेकिन इस दर्द के बाद जो मजा आएगा ना वो भी होता है यार। ये तो फैक्ट है। दुनिया कुछ भी कह दे, भले लोग कुछ भी कह दे कि इंजीनियरिंग ये सब कुछ नहीं है, लोग कह रहे, ये लोग मूवी बनाने वाले हैं ना ये जरूर कहेंगे, लेकिन आज भी जो इजीएस्ट वे है एक रिस्पेक्ट और मनी और सब कुछ अर्न करने का, वो अभी भी इंडिया में फिलहाल अभी भी आईआईटी है यार, मानो चाहे ना मानो। आउट ऑफ इंडिया बड़े ऑप्शंस हैं। चलिए एक टॉपिक ये है एनर्जी ऑफ एसएचएम। हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पहले का पढ़ा हुआ टॉपिक है, उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना है मेरे को। एनर्जी ऑफ एसएचएम, तो एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या मतलब,
दो ही एनर्जीज होंगी, एक काइनेटिक के फॉर्म में होगी और नेचुरल सी बात है कि दूसरी इसकी पोटेंशियल फॉर्म होगी। पोटेंशियल फॉर्म क्या होगा? अगर अब एसएचएम कह रहे हैं तो ये बात तो तय हो गई कि F बराबर माइनस के एक्स है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि तभी एसएचएम कह सकते हो। एसएचएम नाम तभी ले सकते हैं जब F बराबर माइनस के एक्स हो। यस सर। और अगर F बराबर माइनस के एक्स है फिर तो ये मुझे स्प्रिंग की याद दिलाता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये तो मुझे स्प्रिंग का याद दिला रहा है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ कुछ तो याद आ ही जाएगी कि स्प्रिंग में क्या होती थी। यस सर। हाफ के स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर क्या सही होती है? क्या पोटेंशियल एनर्जी आप एब्सोल्युटली डिफाइन कर सकते नो हैं? सर, इट्स अ डिफरेंस होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं बता सकते। यस सर। तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी जो बताई जाती है, ये पोटेंशियल एनर्जी एलोंगेशन की और इक्विलिब्रियम के बीच का डिफरेंस बताया जाता है। यस यस सर। सर, इक्विलिब्रियम को Yes, जीरो sir. मान लेते इक्विलिब्रियम में हैं, जीरो ऐसे मान आ लेते हैं, जाएगी। इसलिए हाफ के स्क्वायर है। बिल्कुल, स्प्रिंग के डेरिवेशन में हमने ये मान लिया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और आज हम उस बात से मुकर रहे हैं। हम जीरो नहीं मानेंगे आज। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैं इस बात को नहीं मानता। पहले माना था, आज नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? नहीं मेरा मन कर रहा है आज मानने का, मेरा मन नहीं आज। वर्टिकल स्प्रिंग में अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल देखो, एक स्प्रिंग से कुछ मास अटैच है और स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर है, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? यस सर। यस सर। राइट। कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई? जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं। यस सर। लेकिन एक स्प्रिंग से मास अटैच है और उस मास पर एक कांस्टेंट फोर्स भी लगाई गई है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नो नो सर। सर। और जब इक्विलिब्रियम आएगा, कब आएगा? सर जब F F और net KX zero। बराबर होगा। हाँ, तो जब आप इस F की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे और स्प्रिंग कुछ एलोंगेट कर जाएगी, तो स्प्रिंग का फोर्स KX और ये फोर्स F जब एक दूसरे को खा जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या अब स्प्रिंग एलोंगेटेड नहीं है? सब पोटेंशियल एनर्जी आ है गई सर। इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है पक्का? तो डिपेंड करेगा डिफरेंस पे। नेचुरल लेंथ रिस्पेक्ट। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? सर कहीं है। स्प्रिंग एलोंगेट हो सर गई? एक्स हम लोग सर है। इसमें नेचुरल लेंथ से लेते हैं तो कुछ तो हाँ। एक्स है ही। हाँ, तो नेचुरल लेंथ से ही ले रहे हैं। नेचुरल लेंथ से ये x आगे चला तो गया, है हाफ के यस स्क्वायर। सर। हाफ की x स्क्वायर है। ठीक है ना बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो कोई जरूरी है क्या कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं सर। नो नो सर। इसीलिए यहाँ पर अपनी पिछली बात से मैं डिराइव कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब पढ़ा था तो हमने एसएचएम तो पढ़ा नहीं था। यानी ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि मीन पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो। ये कोई कंपलसरी पॉइंट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर हाफ KX स्क्वायर अब क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे? ये इंडिकेट कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे पीछे जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनका डिफरेंस बताया जाएगा बाय द फॉर्मूला ऑफ हाफ K मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो जो आपने आखिरी बात बोली डिफरेंस वाली समझ में नहीं आई। यही चीज, इसी को जो सिंबल में लिखा है ना यार,
इसको बोल रहा हूँ। हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर से क्या डिनोट कर रहे हो आप? व्हाट इज हाफ के एक्स स्क्वायर? इट इज द change in डिफरेंस, potential energy. हाँ, बिटवीन द टू पोजीशंस। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पोजीशंस। कौन कौन सी? वन, द पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट इज इन द इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड इज एनी जनरलाइज पोजीशन, कोई भी जनरल पोजीशन मान लीजिए, और एक वो पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम होगा। उन दो पोजीशंस के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हाफ के एक्स स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी की बचपन से लेकर के आज तक एक ही डेफिनेशन चली आ रही है, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यही पढ़ते आए होगे आप। सर सर आपने जब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था तो आपने बोला था डेटम पे हम कुछ भी ले सकते हैं, पोटेंशियल जीरो हाँ, के अलावा भी ले सकते हैं। तो सर ले वो जो सकते हैं। पहला वाला केस है सर जिसमें नेचुरल लेंथ पे है लगा हुआ, हाँ, तो उसमें भी हाँ, तो कुछ भी ले सकते हैं सर। ले लो, बट ये तो फिर भी एक मान लो कन्वेंशन भी कह लो आप कि यस ये तो सर, वही कन्वेंशन वही थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे सर उसी से। नहीं। यस सर, यस सर। तो कुछ भी ले सकते हैं ना मतलब वहाँ? हाँ हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ भी अगर हम ले लेंगे ना, देखो होता क्या है, तो सर थोड़ा वियर्ड बनने लगेगा रिजल्ट। नहीं होगा भाई, आपका कुछ मन कर रहा है, मेरा कुछ मन कर रहा है, तो मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है ना कुछ वर्क करने के लिए। तो लोगों ने ये कहा कि ठीक है यार, लेने को कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जीरो मान लेते हैं, है ना? मतलब सिंपल एक यस सर। कन्वेंशन। लाइक अब एक मैं मैच में, क्रिकेट की टीम में आप कितने भी प्लेयर ले लो, 20 प्लेयर ले लो, कौन मना कर रहा है? फिर भी एक एक कॉमन एग्रीमेंट हो गया कि 11-11 प्लेयर की टीम बन जाएगी। इस टाइप से है, मतलब साइंटिस्टों के बीच में आपस में एक डिसाइड हो गया कि नॉर्मल लेंथ पे जीरो कहेंगे, और कुछ नहीं ओके है। सर। ठीक है, हाँ, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ और कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, तो इसमें भी क्या बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, और कुछ है ही नहीं है। और v निकालने के लिए मेरे को dx by dt चाहिए, बट x निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो x था उसकी एक जनरलाइजेशन किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू sin ओमेगा t और प्लस x इनिशियल इनटू cos ओमेगा t, ये था। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द conditions at time t equal to 0, x may be function of sin और x may be function of cos। ये डिपेंड करता है कि टाइम जीरो के हालात क्या थे। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी साइन का फंक्शन होगी या कोसाइन का फंक्शन होगी या दोनों का ही फंक्शन होगी, तो आप उसका आंसर ये दे सकते हो कि भाई इसके लिए आप मुझे पहले ये बता दो कि जब एसएचएम की शुरुआत हुई थी तब कितनी वेलोसिटी थी और तब इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन थी उसकी, तब हम आपको बता पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच कैसा रिश्ता आएगा। आ रही है बात समझ में ये? यस सर। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन और डेवलप किया गया था विच वाज v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन था। इस रिलेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, हाफ m एंड दिस v स्क्वायर। और ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी का बेस बना करके एनर्जी ऑफ वेव पढ़ाया जाएगा आपको। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू v स्क्वायर, v का स्क्वायर कर देंगे तो ये आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी is the potential energy at the equilibrium point and plus half
kx स्क्वायर। लेकिन एक और स्टेटमेंट था यहाँ पर, ओमेगा इज रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा इज रूट के बाई एम, ये भी एक डेरिवेशन के बीच में था। तो हम इस के को हटाना चाहते हैं, इस के को रिप्लेस करना चाहते हैं बाय ओमेगा एंड एम। ओमेगा स्क्वायर एन। तो ये बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये दो रिजल्ट्स फिलहाल आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और दोनों का समेशन कर देंगे तो मैकेनिकल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा वो, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है। दोनों को ऐड करें। हाँ, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड प्लस सम ऑफ दीज टू, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, और ये होना भी चाहिए था। एक नेचुरल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए टोटल एनर्जी को कंजर्व होना ही पड़ेगा। सर अनडैम्ड मतलब? जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके सर। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी भी पोजीशन का फंक्शन है। मतलब अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी हर एक पोजीशन पर कंजर्व रहेगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मैं दो पोजीशंस को कंपेयर करूंगा। इनको वापस लिख लेंगे अभी फिर से। तो एसएचएम में एक हमारे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन की इंपॉर्टेंस होती है, और एक पोजीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए होती है एक्सट्रीम पोजीशंस की। तो हम एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन को x इक्वल टू 0 मानते हैं और एक्सट्रीम को x इक्वल टू a मान लेते हैं, प्लस a। और एक्सट्रीम दो तरफ होता है, x इक्वल टू माइनस है, तो इधर भी आप x को माइनस a मानेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पॉइंट की 0 है, क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन रहती है। तो इसको हटा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, रास्ते से हटा दो उसको, जिससे प्रॉब्लम है उसको हटा दो रास्ते से। सिंपल रूल ऑफ लाइफ। अब बताओ जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पर k इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। एट द एक्सट्रीम पॉइंट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है पोटेंशियल एनर्जी का। एक्सट्रीम मतलब x बराबर a रखो, तो नेचुरली काइनेटिक 0, और वैसे भी 0 होना चाहिए बिकॉज यहाँ बॉडी स्टॉप हो जाती है। यस सर। एंड पोटेंशियल की वैल्यू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और इनके बीच में कोई भी पोजीशन ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि पोजीशन इज x इक्वल टू, मान लो अगर मैं कह दूं कि पोजीशन x बराबर a/2 है, तो यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे? तो आप x की वैल्यू पुट कर लो a/2, x बराबर a/2 रखो यहाँ पर, x इक्वल टू a/2, अपना आप आंसर आ जाएगा 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड द पोटेंशियल एनर्जी, x को a/2 पुट कर लेते हैं। बोलो सही है? यस सर। तो इसका मतलब अगर आपको m/8 होगा ना सर? 1/8 होगा। कौन सा वैल्यू? m/8 पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल है, पोटेंशियल। अच्छा सही।
इसका मतलब पोजीशन पता चल जाए तो फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल दिया a/2, कोई भी पोजीशन ले लो आप, मतलब किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसके थ्रू। यस सर। ठीक, तो यहां पर कौन सा एनर्जी ज्यादा है? काइनेटिक। काइनेटिक। यहां पर a/2 पर कौन ज्यादा है? इक्वल ए नहीं सॉरी अगला हो। काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक। और एक्सट्रीम पर कौन ज्यादा है? पोटेंशियल। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम से टुवर्ड्स एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर बराबर होंगे। a/√2 पे आएगा सर। a/√2। हाँ, एक मिनट, 0.5a। एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर ये दोनों एनर्जी इक्वल आएंगी। उनको बराबर करो, काइनेटिक पोटेंशियल को एक दूसरे के बराबर कर लो, इन दोनों को आपस में इक्वल करो, यू इक्विलिब्रियम को जीरो करके इस टर्म को जीरो कर दो एंड द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर दो। मतलब ये चीज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो x a/√2 है। a/√2 और a/√2 अप्रोक्सीमेटली a/√2 अप्रोक्सीमेटली 0.7 होगा ये। तो जब आप a/√2 वाली पोजीशन पे होंगे, a/√2 वाली पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुंचेगा उस समय काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर बराबर मिलेंगी। ठीक है, यस सर। अब बताओ इसमें ग्राफ ड्रॉ करें। अगर इन क्वेश्चंस के ग्राफ वगैरह भी प्लॉट करने को आ सकते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी इज पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। काइनेटिक एनर्जी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला है। और टोटल एनर्जी कोई बोला नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है। तो वो एक कांस्टेंट लाइन है। ये मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ कम होगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। और जहां ये ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है? a/√2 माइनस a/√2। तो ये इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ होगा, क्योंकि जो कंडीशंस इक्विलिब्रियम के इस तरफ होंगी वैसी ही कंडीशंस इक्विलिब्रियम के दूसरे साइड भी होंगी। पीरियोडिक मोशन है, सिमेट्री। यस सर। सिमेट्री है। अब एक पॉइंट है, यहां तक समझ आया आपको? यस सर। क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है यार, इसको कंप्लीट कर रहे हैं बस। नोट करना, at what time after the start, at what time and at what position, at what time and at which position kinetic energy is 3 times of potential energy.
at what time and at which position kinetic energy is तो provided times u of- equilibrium 0 है. पोजीशन तो a/2 है. एक मिनट बता रहे हैं, at what time and at which position the kinetic energy is 3 times of potential energy. u equilibrium 0 है. सर टाइम t/12 में पोजीशन a/2 है. तुम मार खाओगे बेटा, सामने आते तो मारेंगे बहुत जोर, ये बता रहे हैं. पहले पोजीशन वाले को निपटाओ. At which position the kinetic energy is 3 times of potential. तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला. क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के तुमसे कह रहा है, हाँ जी विज्ञान ठीक है, कि कब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 3 गुना 3 टाइम्स होगा. यानी कि इसमें 3 मल्टीप्लाई करो और चेक करो x की क्या वैल्यू बन रही है, और रिजल्ट सामने लिखा हुआ है यहाँ पर. a/2 और 3 मैंने एक एग्जांपल लिया है, पेपर में 3 की जगह 2 भी आता है, 4 भी आ सकता है. मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि आपसे ये पूछा जाता है कि काइनेटिक पोटेंशियल का इतने गुना है, इतने टाइम्स है, इतना परसेंटेज है, तो बताओ कहां पर पोजीशन आएगी. तो ये फॉर्मूला यूज करते रहो. फिलहाल आंसर आ गया x इक्वल टू a/2. प्लस माइनस a/2, Yes, sir. क्योंकि पॉजिटिव साइड भी a/2 पर ऐसा होगा और नेगेटिव साइड पर भी ऐसा होगा. yes sir हाँ जी. और टाइम वो तो सर बहुत सारे होंगे। शुरू कहाँ से होगा ये बताइए राइट, पहले। यही बोलना चाह रहा था मैं कि टाइम का आंसर देने से पहले आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि एसएचएम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है. क्या यस ये सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम पॉइंट से लेते हैं स्टार्ट हुआ है? हाँ, तो शुरू से ही लेते हैं और पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम से ही होती है। राइट. तो टाइम के लिए हमको ये एक और इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन में कि एसएचएम हमने इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया था या एक्सट्रीम से स्टार्ट किया था. तो टाइम वाले क्वेश्चन के लिए मैं दो चॉइसेस दे रहा हूं. इफ एसएचएम बिगिन एट इक्विलिब्रियम मान लो, और ऊपर हमने एक रिजल्ट लिखा हुआ था x बराबर v इनिशियल बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस x इनिशियल कॉस ओमेगा टी, ये रिजल्ट. और साथ में एक और बात आपसे कही गई थी कि एम्पलीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ vi अपॉन ओमेगा का स्क्वायर एंड प्लस xi स्क्वायर. तो अगर एसएचएम इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो xi की वैल्यू बताओ. इनिशियल पोजीशन 0. तो इसका मतलब साइन का फंक्शन आ गया. यस. और अगर xi 0 हो गया तो जो vi बाई ओमेगा है, हाँ जी अभी ज्ञान ठीक है बच्चे, vi बाई ओमेगा वही मेरा एम्पलीट्यूड भी है. यानी कि मैं x को लिखूंगा a साइन ओमेगा t, ये मेरा x है. यहाँ तक ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. और पोजीशन अभी आप निकाल चुके हो, सर a/2 तो x को a/2 रख दो, आपका टाइम आ जाएगा. P/12 सबसे कौन छोटा सा? टाइम ना। सर t/12 है. अरे भैया मेरे सुनो, मालिक सुनो तो मेरी बात तो सुनो पहले. पोजीशन निकालने वाला फॉर्मूला तो क्लियर है, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, कि उसमें तो ये देखना नहीं है कहां से स्टार्ट किया था हमने. यस. तो पहले ये पोजीशन फाइंड कर लो कि कौन से पोजीशन पर काइनेटिक पोटेंशियल की 3 टाइम्स होगी, और उसके बाद जब पोजीशन मिल जाए तो ये इक्वेशन तो जिंदाबाद. यस सर, बट x को डिपेंड उसी पे करेगा कि कहाँ से शुरू किया है एसएचएम मोशन। बिल्कुल x को प्लस माइनस a/2 कर दो. अब इसके आगे तो भैया मैथ, गणित, टाइम कितना आएगा, टाइम की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी. सर t/12 और t/6 आ रहा है. बहुत आएंगे. पीरियोडिक मोशन है तो जो भी चीज होगी वो पीरियोडिकली होती रहेगी. ऐसा नहीं है कि काइनेटिक पोटेंशियल का 3 टाइम्स एक ही बार होगा. पीरियोडिक मोशन है ना वो, सर तो Repeat 2 बार होती होता है. 2 बार नहीं, सर एक टाइम पीरियड में. एक टाइम पीरियड में 4 बार होगा.
2 बार पॉजिटिव a/2 पर होगा और 2 बार नेगेटिव यस सर, a/2 दो पर बार होगा। Yes, एक sir. ऑसिलेशन में 4 बार ऐसा होगा। सर हम्म सर वो एक्चुअली एक डाउट पूछ सकता हूँ, छोटा सा बहुत। हम्म सर जेई का एसएचएम का क्वेश्चन था, हम्म तो सर उसमें मतलब आपने जैसे बोला था कि अगर मान लीजिए एक्स की डिग्री कुछ 2 रहती है या 4 कोई इवन नंबर रहता है तो ऑसिलेशन नहीं कर सकता। हम्म तो सर जेई में क्या हुआ था सर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन दिया हुआ था। 4th पावर पे शायद। नहीं सर, थर्ड फ्लोर में दिया हुआ था। और अच्छा सर तब भी कह रहा था कि ऑसिलेशन कर रहा है सर, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि मॉड एक्स का क्यूब लगाया हुआ था। मॉड, हाँ मॉड लगा रखा है। यस सर। सर तो फिर कैसे सर उसमें नहीं हो जाएगा, ऑसिलेट? हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी x क्यूब पे डिपेंड कर रहा है ना यार। यस सर, के तो इंटू मॉड एक्स का होल क्यूब दिया हुआ था सर। हाँ जी भैया, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में लगा होगा उसमें यार, नो सर, एक सेकंड सर। गारंटी हम माइनस नहीं होगा तो k इंटू मॉड x का क्यूब ऐसा रहा होगा फिर। हाँ यही था, सर यस सर। यही है। देख लो, कंफर्म कर लो, ये जेई का ही है, रिसेंट क्वेश्चन ही है शायद मेरे ख्याल से। यस सर। यही है ना, यस सर, 1998 का सवाल है सर। 98 का है। यस 98 का है। नहीं भाई, सिर्फ एक अभी चेक करना, 13 के बाद भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, कब पैराग्राफ के फॉर्म में, लेकिन वो यस सर, इसमें तो एफ नेट तो इवन आएगा पावर। नहीं, अरे पगलाओ नहीं है, जेई वाले हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं। यस सर, यहाँ पे मॉड है तो थोड़ा तो वेरिएशन आना चाहिए। हाँ बच्चा, इसीलिए बोल रहा हूँ जेई को इतना हल्के में मत लीजिए आप लोग। पहली बात, मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टीज, मैथ के लिए बार बार बोला, मैथ धोखा देगी। एक्स पॉजिटिव हुआ यस सर, तो एक्चुअली मैंने निकाल लिया था, मतलब एक बार मैंने केस बनाया कि अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो फोर्स आपका नेगेटिव की तरह आएगा, और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसके आगे सर आज मतलब आज आपने पढ़ा दिया था कि सर वो कैसे डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, एम्पलीट्यूड बिल्कुल पे। सर मैं उसमें कैलकुलस वो लगाने लगा था वो एक्चुअली। ना कैलकुलस नहीं लगाना है, ये सर बहुत लंबा पड़ गया था वो। बहुत लेंदी। बाकी लोग को बता दें, एक्स पॉजिटिव यू बराबर माइनस के एक्स क्यूब, लेकिन एक्स नेगेटिव होगा ना, तो पता नहीं आप में से कितने लोग को ये कंसेप्ट पता है कि मॉड फंक्शन जब खुलता है और अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉड एक्स माइनस एक्स बनता है। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी को माइनस के एक्स क्यूब लिखा जाएगा। अब ये चीज आपको आइडिया है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता प्रॉपर्टी ऑफ मॉड फंक्शन आपको कितना क्लियर है। तो ये चीज पता है। तो फिर फोर्स निकालो ना, एफ बराबर है माइनस डी यू बाई डी एक्स, फोर्स बराबर है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यहां पर फोर्स जब निकालोगे तो वो माइनस 3k(x²) आएगा, और यहां पर फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो प्लस में आएगा। यस सर, वही इवन पावर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था सर। तो फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, तो इवन f(x²) है उसके बावजूद भी ये ऑसिलेट कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने यहाँ मॉड लगा करके पूरा प्रॉब्लम बिगाड़ दिया है। और अब एम्पलीट्यूड पर कैसे डिपेंड करेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइनस n/2, यहाँ n2 हो गया, जीरो रूट ए पे कटेगा डिनोमिनेटर, 1/2 मतलब 1/√a, 1/2 पे। यस सर, 1/√a पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 है। ये तो इस तरीके से जेई वाले खेलेंगे भाई। अभी तो कहा जाता है यार कि प्रिपरेशन करने के लिए ना बहुत, जो कहा जाता है कुछ क्वालिटीज की, आपकी पेशेंस लेवल, परसिस्टेंस इतना हाई होना चाहिए, बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेन, और बहुत डीपली स्टडी भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और
MIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो जेई के प्रोफेसर को वर्ल्ड का टफेस्ट पेपर बोल रहे हैं। पीछे कई वीडियोस आई इनकी, जिनमें उन प्रोफेसर्स का ये कहना है कि अगर ये पेपर मुझे दे दिया जाए तो शायद हम भी ना कर पाए। सर ये तो इनका डाउट हो गया जेई वाला। लेकिन अगर यहीं पर SHM स्टार्ट एट +a मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट हुआ होता तो अगर कोई SHM एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 तो अब x क्या होगा? cos ओमेगा t cos ओमेगा t a cos ओमेगा t। तो अब अगर x को ±a/2 रखोगे तो क्या जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ आ जाएगा? नो सर। नो सर ये बोल रहा हूँ आपसे कि टाइम के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। टाइम के मामले में ये देखना पड़ेगा आपको SHM का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सर 2 आंसर है जी 4 तुम सर, मतलब इक्विलिब्रियम अगर सिर्फ पॉजिटिव वेव से स्टार्ट करा जाए तो अभी सर पॉजिटिव वेव से अगर स्टार्ट किया तो आपने +-a/2 कर दिया। अरे तो स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की तो 3 टाइम्स यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी ना। तुम स्टार्ट तो एक ही जगह से करोगे। यस ये तो वो पोजीशन रख रहे हैं जहां पर काइनेटिक पोटेंशियल की 3 टाइम्स है। सर अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जो पॉजिटिव वेव से जो अगला डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखते हो भाई साहब? एक्स में पोजीशन रखा जाता है, इक्विलिब्रियम से क्या पोजीशन है मेरी। तो 10वीं बार चिल्ला के मना किया गया है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये आपकी करंट लोकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो यार। अभी आज इतना ही रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।